हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग थोड़े से मुझसे नाराज होंगे कि सर आप बहुत ज़्यादा छुट्टी देते हो। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ और मुझे बताओ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो प्यारे बच्चों? जल्दी से। ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि हमारा यूपीएससी का रिजल्ट आया प्यारे बच्चों, और यूपीएससी में फिर से एक बार बिहार का परचम लहराया। और खास करके लड़कियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया यूपीएससी में। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग लाइव आओ और मुझे बताओ कैसे हो आप सभी लोग, जल्दी। और इतना मैं प्यारे बच्चों इतना छुट्टी देता हूँ, इसके बावजूद भी आप लोग का ये प्यार देखकर मैं मतलब गदगद हो जाता हूँ कि इतना ज्यादा प्यार आप लोग मुझे करते हो। ठीक है। आज हम लोग बायोलॉजी का, प्यारे बच्चों ध्यान देना, आज हमारा बायोलॉजी का, आज हमारे बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का, प्यारे बच्चों पोषण का, आज हमारी चौथी क्लास है। और आज हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो बढ़िया से? जल्दी। कितने बच्चों का मुझसे शिकायत है कि गुरुजी आप छुट्टी बहुत देते हो? अभी भी मैं देखूं बच्चों तो बुखार बहुत ज्यादा है, क्लास एकदम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संभव है। जब आप लोग मेरे साथ हो बच्चों तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात, आज का मोटिवेशन है कि कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है। कैमरा सिर्फ क्या बनाता है? फोटो बनाता है। अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों आपको मेहनत कर कर अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। बोलो हाँ या ना? तो चलिए सबसे पहले क्लास में जैसे ही जाते हैं, आप सभी का कर्तव्य होता है कि इस क्लास को आप शेयर करें। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो कम से कम शेयर तो बनता है। तो जल्दी से आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके सारे लोग फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह। और एक बार जब बच्चों, अगर मैं देखता हूँ लाइक की संख्या, तो अभी भी 800 बच्चे लाइव हैं और कुछ लाइक कम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीजें, हर हर स्टूडेंट एक बार पहले बच्चों लाइक पर क्लिक करें। जितने स्टूडेंट हैं कम से कम इतने लाइक होने चाहिए क्लास में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपको पता चला हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। आपका लक्ष्य कितना है साइंस में प्यारे बच्चों? साइंस में आपका लक्ष्य 100/100 होना चाहिए। 100/100 होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोलॉजी। और जब छुट्टी होता है, मैं थोड़ा सा दिल से बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट बात कर लूँ क्या? हाँ या ना? जल्दी बताओ। मैंने आज एक पोल किया है बच्चों, क्या मॉर्निंग में भी क्लास होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि गुरुजी को मॉर्निंग में भी क्लास लेनी चाहिए? मॉर्निंग में भी क्लास हो? मॉर्निंग में भी क्लास हो बच्चों? जल्दी बताओ हाँ या ना? मॉर्निंग में भी क्लास हो? कमेंट बॉक्स में लिखना यस और नो। नहीं तो ये क्वेश्चन पोल किया गया है, उस क्वेश्चन पर सब लोग फटाफट से रिप्लाई दो, यस और नो। यस और नो, मॉर्निंग में क्लास होनी चाहिए। हाँ सर। बच्चों देखो, आप लोग बहुत ज्यादा सोचते होंगे कि सर छुट्टी होती है। बच्चों कभी भी इस इंसान को देखना, इस चेहरे को देखना, इस चेहरे में आपको थोड़ा सा भी धोखेबाजपन नहीं दिखेगा। यानी कभी भी बच्चों हम अपने जान करके छुट्टी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हो पाएगा। 2 दिन बच्चों हम शादी घर थे, आपको पता है। उसके बाद आई, इतनी तबीयत खराब हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, क्लास लेना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। बच्चों मैं आपसे एक बार फिर से वादा करता हूँ कि आपका कोर्स आपके टाइम पर खत्म करूंगा। आपका कोर्स आपके टाइम पर खत्म होगा। मैं आपसे आज फिर से वादा करता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी बताओ यस और नो। यस और नो, जल्दी बताओ। क्लास शुरू किया जाए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो बच्चों सब लोग पहले अपने तरफ से दम लगा लो कि अपना जो फैमिली है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, इसमें अधिक से अधिक बच्चे लाइव हो, इसके लिए आप शेयर कर लो। और हर स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि क्या ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले कम से कम 1000 लाइक तो बनने चाहिए। 1000 लाइक तो बनने चाहिए। स्टार्ट करें? यस। आज का जो हमारा क्लास है बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है, अच्छा कब तक सिलेबस खत्म होगा पूछ रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। आज का जो क्लास है ये पूरा का पूरा क्लास किस पर निर्भर है बच्चों? पाचन तंत्र पर। किस पर है बताओ? आज का जो पूरा क्लास है वो किस पर होगा? पाचन तंत्र पर। तो एक एक डाटा को, जो एक एक डाटा होगा बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ना। पढ़ोगे? बताओ हाँ या ना? जल्दी बताओ हाँ या ना? एक एक डाटा को ध्यान से पढ़ोगे? बोलो यस और नो। यस गुरुजी। आज बच्चों हम आपके लिए अमेजिंग फैक्ट लेकर नहीं आए हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्लास शुरू है। एक एक डाटा को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो एक एक डाटा को एकदम ध्यान से देखना बच्चों। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सर बायोलॉजी का प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आ जाओ। तो आते हैं बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक कहाँ होती है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक कहाँ होती है? ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक कहाँ होती है, ये मैंने आपको बताया था। आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होती है? तो आंसर क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। 10 क्वेश्चन है, बहुत तेजी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना बच्चों, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? हाँ चलो बच्चों, क्या लिखा गया है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं बच्चों? एक सेकेंड, एक बच्चे का कमेंट था, कहाँ चला गया बच्चों? सर 6 महीना में पता नहीं क्या लिखा था, एक बच्चे ने कुछ लिखा था। आ जाओ, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहा जाता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? ये मैंने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों। तो हमारा कर्तव्य आपसे क्वेश्चन पूछना कि आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो बच्चों आहार नाल की अगर हम देखते हैं तो लगभग कितनी होती है, तो ये 8 से 10 मीटर का होता है। 8 से 10 मीटर का आहार नाल होता है, पता है आप सभी को। नेक्स्ट आता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? हर एक स्टूडेंट को पता है। मेरे बच्चे सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे सर, 100% पढ़ाएंगे बच्चों। अब सब कुछ हो जाएगा, बस तबियत मेरी ठीक हो रही है, धीरे धीरे 1-2 दिन में सब हो जाएगा। ठीक है। तो भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो पाचन होता है बच्चों मुख गुहा से। कहाँ से? भोजन का पाचन मुख गुहा से होता है, हर किसी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे कहा जाता है। बच्चों ये जो छोटे छोटे अंकुर हैं, हम इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना। गुरुजी जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, हम इसे कहते हैं स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका, है ना। स्वाद कलिका, स्वाद कलिकाएं कहते हैं, हम इन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि डेंटाइन के ऊपर किसकी एक कड़ी परत बनी होती है? डेंटाइन के ऊपर किसकी एक कड़ी परत बनी होती है? दोस्तों में शेयर सब लोग करते रहना, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में। ठीक है। डेंटाइन के ऊपर में कड़ी परत होती है, किसकी होती है बच्चों? तो वो इनामेल की होती है। किसकी होती है बताओ? इनामेल की परत होती है, इनामेल की। 7 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण होता है। भाई साहब पैरामीशियम को देखो मगर प्यार से। पैरामीशियम में कौन सा पोषण होता है? आप सभी बोलोगे गुरुजी पैरामीशियम में जो पोषण होता है उसका नाम है प्राणी संपोषण। क्या नाम है? प्राणी संपोषण होता है पैरामीशियम में। प्राणी संपोषण होता है पैरामीशियम में, चाहे पैरामीशियम हो या अमीबा, दोनों में प्राणी संपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीबा में भोजन किस क्रिया द्वारा होता है? ये नहीं पूछा गया कि किसके द्वारा पकड़ा जाता है, अगर पकड़ा जाता है बच्चों तो वो अलग होगा। यहाँ पूछा गया है कि अमीबा में भोजन किस क्रिया द्वारा होता है? तो बच्चों अंतःग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। ठीक है। तो अमीबा में जो भोजन की क्रिया होती है वो अंतर्ग्रहण द्वारा होती है। अंतर्ग्रहण द्वारा, याद रखना, अंतर्ग्रहण द्वारा होती है। इस चीज को आप बच्चों याद रखना कि अंतर्ग्रहण द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम बताएं। क्या क्या आवश्यक कच्चा पदार्थ है? तो बच्चों सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरा बताओ तेजी में, बहुत स्पीड में। दूसरे में प्यारे बच्चों हमें क्लोरोफिल चाहिए। दूसरे में हमें क्लोरोफिल चाहिए। तीसरे में हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और चौथे में प्यारे बच्चों जल तथा खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण चाहिए। बोलो हाँ या ना। जल एवं खनिज लवण चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि मुंह में कितनी जोड़ी, है ना, मुंह में पूछा गया कि मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? सबका आंसर एक साथ आ रहा है। ठीक है। मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो बच्चों हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। तो जल्दी से बताओ, पहले 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए इसके पिछले क्लास का, आपने 10 में से कितना क्वेश्चन 100% सही किया? जल्दी बताओ, 10 में से कितना क्वेश्चन 100% सही किया? मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप बच्चों 10 में से 10 क्वेश्चन सही किए होंगे। और बच्चों एक बार फिर से रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैं आप सभी को, मैं जो होना चाहिए वो 100% अभी तक नहीं दे पाया हूं, जिसके लिए लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस को जानते हैं कि भाई यहाँ पर सिलेबस सबसे पहले खत्म होता है। ठीक है। इसके लिए रियली सॉरी बच्चों, एक बार फिर से माफ कर दो। सॉरी बच्चों, सॉरी। ठीक है। चलो 10 बटे 10 हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे बच्चों, इसको एक एक चीज को हम लोग यहाँ से डाटा याद करेंगे। ठीक है। बढ़ जाए आगे। यस सर।
हाँ चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहली बात है कि पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे सर हमारा जो पाचन है, हमारा जो पाचन है वो शुरू कहाँ से होता है, तो पाचन शुरू होता है बच्चों मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद पाचन है ना, मुख गुहा से हमारा शुरू होता है, उसके बाद आता है बच्चों कहाँ पर, कहाँ आता है, ग्रसनी में, कहाँ आता है ना, ग्रास नली में, कहाँ आता है, ग्रास नली में। ग्रास नली के बच्चे दो भाग होते हैं। ग्रास नली के कितने भाग होते हैं जल्दी बताओ। ग्रास नली के दो भाग होते हैं। पहला होता है बच्चों निगल द्वार। पहला क्या होता है, निगल द्वार। पहला होता है निगल द्वार, और दूसरा भाग क्या होता है, कंठ द्वार। पहला बताओ कौन सा द्वार होता है, पहला क्या होता है, तो निगल द्वार, और दूसरा होता है बच्चों कंठ द्वार। तो ग्रास नली के दो भाग होते हैं, एक निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। अगर आपसे पूछा जाए क्या बच्चों ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो कहना गुरुजी नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ ग्रास नली में भोजन जाता है बच्चों। ये जो कंठ द्वार है, कंठ द्वार जो है वो है ना, ये होता है श्वास के लिए। कंठ द्वार होता है किसके लिए, श्वास के लिए, मतलब श्वसन के लिए होता है, श्वसन के लिए बच्चों। ये दोनों द्वार पर एक है ना, ये दोनों द्वार पर एक पट्टी लगी होती है, बताओ उसका नाम क्या है। इन दोनों द्वार पर बच्चों एक पट्टी लगी होती है, इसका नाम बताइए, है ना, इसका नाम बताइए। जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है, और जब हम भोजन करते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है। क्या नाम है उसका, है ना, क्या नाम है उसका, उस पट्टी का नाम बताइए, उस पट्टी का नाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था उस पट्टी का क्या नाम था, है ना, एपी, है ना, एपीग्लोटिस। क्या नाम था, एपीग्लोटिस, है ना, एपीग्लोटिस उसका नाम था, एपीग्लोटिस उसका नाम था। एपीग्लोटिस उसमें पट्टी होती है ना, एपीग्लोटिस नाम की उसमें पट्टी होती है। अब बच्चों इसमें जो है भोजन यहां से अब कहाँ जाएगा, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, है ना, एपीग्लोटिस गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भोजन पहले मुख गुहा में जाएगा, उसके बाद बच्चों ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो बच्चों ग्रास नली के बाद हमारा भोजन आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, आमाशय, आमाशय में हमारा भोजन जाता है। अब प्यारे बच्चों हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ। अब हम आमाशय के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। आइए आइए बच्चों आमाशय के बारे में देखते हैं। देखो आमाशय ये है, हमारा आमाशय है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा आमाशय है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखो यहाँ पर आमाशय, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, उदर गुहा के बाईं ओर में, बाईं ओर में किस ओर होता है बच्चों बताओ, दाईं ओर की बाईं ओर। हमारे जो उदर गुहा है उसके दाईं ओर या बाईं ओर, तो लिखा गया है कि ये हमारे बाईं ओर होता है, से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अगला आता है अमाशय का अग्रभाग। अमाशय का दो भाग होता है, एक होता है आगे वाला, एक होता है पीछे वाला। अमाशय का अग्रभाग कार्डी एक कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, बच्चों जल्दी बताओ। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, एक है ना, जल्दी बताओ, है ना, अमाशय का जो अग्रभाग होता है वो क्या कहलाता है, तो कहना बच्चों अमाशय का जो अग्रभाग है वो कहलाता है कार्डी एक। क्या कहलाता है, कार्डी एक कहलाता है। और अमाशय का जो पिछला भाग होता है उसे बच्चों पाइलोरिक, है ना, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। तो अमाशय के दो भाग होते हैं, पहला होता है कार्डी एक और दूसरा होता है पाइलोरिक, है ना। पहला होता है बच्चों कार्डी एक और दूसरा होता है पाइलोरिक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाशय के अग्रभाग को कार्डी एक कहते हैं और अमाशय के पिछले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। क्या ये दो चीजें आपको याद रहेंगी, हाँ सर बिल्कुल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं कि अमाशय में जो रस पाया जाता है, अमाशय में जो रस पाया जाता है उस रस को हम क्या बोलते हैं, अमाशय में जो रस पाया जाता है बच्चों हम उस रस को क्या बोलते हैं, तो अमाशय में जो रस पाया जाता है हम उसे जठर रस कहते हैं। ठीक है, अमाशय में जो रस होता है बच्चों वो क्या होता है, जठर रस। ठीक है, हमारा जो रस होता है जिससे भोजन का पाचन होता है, तो अमाशय में जो रस होता है हम उसे जठर रस कहते हैं। क्या बोलते हैं, जठर रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर तीन भाग होता है अमाशय का, तीन भाग होता है अमाशय का तीन भाग होता है, नहीं बच्चों दो ही भाग होता है। ठीक है ना, अमाशय का तो दो ही भाग है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नहीं, वो जठर कोशिकाएं तीन होती हैं बच्चों, यहाँ पर सीधा लिखा गया है कि अमाशय का अगला भाग कार्डियक और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है भाग बच्चों। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हमारी जो जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, है ना।
यहाँ से जो हमारा जठर रस निकलता है बच्चों, अमाशय से जो जठर रस निकलता है, बहुत बच्चों को पता होगा कि हमारे अमाशय से प्रत्येक दिन बच्चों कितना जठर रस निकलता है, कितना जठर रस प्रतिदिन निकलता है बताओ। हमारे अमाशय से जठर रस निकलता है, इसी से हमारा भोजन पचता है। तो बच्चों प्रत्येक दिन अगर हम लोग देखें प्रत्येक दिन, तो हमारे जठर रस जो है वो 3 लीटर निकलते हैं। एक दिन में 3 लीटर जठर रस हमारे अमाशय से निकलता है कितना? 3 लीटर निकलता है। इसी से हमारा भोजन का पाचन होता है बच्चों। अब पढ़ते हैं कि ये जो जठर रस निकालने वाली ग्रंथि है, जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि, क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि में कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं? जठर ग्रंथि में कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं? तो कहना गुरुजी जठर ग्रंथि में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी है बच्चों? पहला है स्लेमा या म्यूकस, पहला है म्यूकस। दूसरा है बच्चों अम्लजन। दूसरा क्या है? अम्लजन। हिंदी वाले पहला हमारा सॉरी इंग्लिश वाले, पहला है म्यूकस, दूसरा है अम्लजन, और तीसरा है ना जाइमोजिन। जाइमोजिन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं स्लेमा, भित्तीय और मुख्य। स्लेमा, भित्तीय और मुख्य। स्लेमा, भित्तीय और मुख्य। कहते हैं इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलन रूप जठर रस कहलाता है। तो बच्चों जठर रस में कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं? 3 तरह की। पहला होती है स्लेमा, दूसरा होता है स्लेमा, अंग्रेजी में हम इसे म्यूकस कहते हैं, दूसरा भित्तीय या अम्लजन, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन। ठीक है, और ये सब मिलकर के बच्चों जठर रस कहलाता है। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद म्यूकस या स्लेमा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? पेप्सिनोजेन पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अम्ल होता है जठर रस में वो क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे जठर रस में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अम्ल कौन सा होता है? तो बच्चों हमारे जठर रस में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अम्ल का नाम आप बताएंगे। हमारे साथ सूरज कुमार है, धीरज कुमार है, प्रीति कुमारी, खुशी कुमारी। मेरी बच्ची जल्दी जल्दी बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट अम्ल कौन सा होता है जठर रस में? तो आप बोलोगे गुरुजी सबसे इंपॉर्टेंट HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है सबसे इंपॉर्टेंट। और ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ध्यान देखना। कहते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन से, किससे होता है? अम्लजन कोशिका से होता है। 3 तरह का कोशिका हमने देखा, उसमें जो दूसरा टाइप का कोशिका था उसका नाम है अम्लजन कोशिका। एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से होता है, तो कहना बच्चों अम्लजन कोशिका से। कहां से होता है? अम्लजन कोशिका से। कहते हैं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निष्क्रिय है, मतलब कोई काम नहीं करता, फिर भी देखो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन नाइम एंजाइम में बदल देता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कौन बनाता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कौन बनाता है? तो बच्चों पेप्सिनोजेन जो होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक्टिव बनाता है, सक्रिय बनाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन। बच्चों कौन है? पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम है। एग्जाम में 5-6 बार पूछा गया है कि बच्चों प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ठीक है, एग्जाम में सर 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, उसके बाद फर्दिक और पेलोडिक। अच्छा 3 भाग होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों 2 भाग दिया है कि पहला भाग 2 ही भाग दिया है बच्चों, है ना। एक भाग बीच वाला होता है जिसको फुंडिक कहा जाता है, फुंडिक बच्चों, ठीक है ना, फुंडिक कहा जाता है। देखो हमने देखो ध्यान देना, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। देखो हमारा जो अमाशय होता है, हमारा जो अमाशय होता है क्या होता है बच्चों? अमाशय होता है, उसका जो अगला भाग है, उसका जो अगला भाग है ये क्या कहलाता है? कार्डी एक। क्या कहलाता है? कार्डी एक कहलाता है। और पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक। और बच्चों यहाँ साफ साफ बुक में लिखा है कि उसके बीच वाले भाग को फुंडरिक कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? फुंडरिक बच्चों, फुंडरिक कहते हैं ना। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो फुंडिक कहते हैं, फुंडिक। बीच वाले भाग को फुंडिक कहते हैं। तो बच्चों टोटल अगर हम देखें तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3। लेकिन एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाता है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, ये पूछा जाता है कि अमाशय का अगला हिस्सा क्या कहलाता है। तो कहना बच्चों अगला हिस्सा कार्डी एक कहलाता है, पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है, बीच वाला हिस्सा फुंडिक कहलाता है। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? जल्दी बताओ हाँ या ना। स्लेमा किसे कहते हैं सर? स्लेमा अभी आगे आएगा नेक्स्ट बच्चों, तो याद रखना कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाता है,
पेप्सिन एंजाइम बच्चों किसका पाचन करता है? एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहना प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन है ना, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो कहना बच्चों प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन बच्चों ना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। दाल में क्या मिलता है बच्चों? दाल जो हम लोग खाते हैं, दाल में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। तो बच्चों पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, ये भी पूछा जाता है अगर ना, कि जो पेप्सिन हमारा हार्मोन है, पेप्सिन जो हार्मोन है वो प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्सिन। अगर मेरे पास प्रोटीन है, हमने दाल खाया, उसमें बच्चों एक हार्मोन मिला पेप्सिन, तो पेप्सिन हार्मोन जो है मिलने के बाद जो प्रोटीन है वो किसमें बदलेगा? प्रोटीन किसमें बदलेगा? तो कहना पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में, है ना, पेप्टोन में बदल जाता है ना बच्चों, किसमें? पेप्टोन में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है जी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में होता है, HCl, देखो HCl बच्चों हमारे पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ब्लेड को भी गला सकता है। किसको? ब्लेड को। कभी देखा है आप लोगों ने? हाँ सर, ब्लेड को भी गला सकता है, HCl। तो कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। एग्जाम में पूछा जाए कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है, तो कहना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन करता है? HCl बच्चों भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी। आगे आते हैं कि बच्चों म्यूकस जो हमारा कोशिका है, म्यूकस हमारी कोशिका है, दूसरी कोशिका कहते हैं, दूसरी कोशिका हमारे अमाशय की म्यूकस है। कहते हैं बच्चों म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होती है। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। ये कौन करता है? म्यूकस बच्चों। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है और जो एंजाइम होता है, दोनों को मिलने नहीं देता है, दोनों से अलग रखता है ना, दोनों को अलग रखता है। कौन? तो म्यूकस बच्चों। कौन है? म्यूकस। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के अमाशय में, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि मनुष्य के अमाशय मतलब क्या होता है? पेट। हमारा जो पेट है इसमें अमाशय होता है। तो मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। और ये जठर रस जो है कितने प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है? कितने प्रकार की कोशिकाओं से? तो कहना बच्चों ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है। अगला आता है कि आमाशय की कोशिकाओं से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है। कभी कभी पेट में क्या होता है ना कि ज्यादा अम्लीय निकलने लगता है, हमारे पेट में जठर रस में ज्यादा अम्लीय कभी कभी निकलने लगता है। तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। कहते हैं कि आमाशय की ग्रंथियों में कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। प्यारे बच्चों कोई भी चीज, सर जठर मतलब क्या होता है? जठर ग्रंथियां बच्चों, जठर ग्रंथियां, जिससे ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना। कहते हैं कि हमारा जो अमाशय है उसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारा जो अमाशय है इसकी सुरक्षा कौन करता है? तो बच्चों म्यूकस है ना, म्यूकस जो है ना, म्यूकस से निकलने वाला जो ग्रंथ है ना, म्यूकस जो ग्रंथि है, म्यूकस कोशिका जो है वो इसके दीवार की रक्षा करता है, ठीक है। हमारे अमाशय में बच्चों, हमारे अमाशय में आप सभी को पता है कि HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। अगर कभी कभी बच्चों HCl ज्यादा निकल जाए, अगर कभी कभी हमारा HCl ज्यादा निकल जाए, तो ये जो म्यूकस है, ये जो म्यूकस से निकलने वाला रस है, म्यूकस जो है, म्यूकस ग्रंथि से निकलने वाला रस को म्यूकस कहते हैं। ये रस बच्चों कम हो जाता है। जब HCl बढ़ जाता है तो ये जो म्यूकस रस है ये क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण से अमाशय की दीवार क्या होती है बताओ? जिसके कारण से अमाशय की दीवार क्या होती है? तो बच्चों जिसके कारण से अमाशय की दीवार पर धब्बा धब्बा बन जाता है, अमाशय की दीवार पर गोल गोल धब्बा धब्बा बन जाता है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
इस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो इस बीमारी को हम अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बीमारी को क्या बोलते हैं? अल्सर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी अल्सर बीमारी का नाम सुना है? जिसने कभी अल्सर बीमारी का नाम सुना है, जल्दी हाथ उठाओ। ठीक है बच्चों, मैं कहता हूं अभी भी जितने बच्चे लाइव हैं उतना लाइक नहीं है, तो एक बार सब लोग क्लास को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना जी। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास एक बार शेयर कर दो, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में। ठीक है, तो बच्चों इसे अल्सर बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। और ये अक्सर होता है ज्यादा भूखे रहने पर, ज्यादा भूखे रहने पर अल्सर होता है। और बाद में सुने होंगे कि यही अल्सर बच्चों बदल जाता है कैंसर में। यही अल्सर किसमें बदलता है? तो यही जो अल्सर है ये बाद में बच्चों कैंसर बन जाता है। क्या बनता है? कैंसर बनता है। तो अल्सर जो है वो कैंसर का ही एक रूप है। आइए यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, म्यूकस। आगे पढ़ते हैं बच्चों कि ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं, क्या बच्चों, कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। देखो बच्चों, ये हमारे आमाशय में गोलाकार घाव निकल गया है। ये हमारा आमाशय है, ध्यान से देखना, ये हमारी आमाशय है। और इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है कि ज्यादा HCl के निकलने से, ज्यादा HCl के निकलने से और म्यूकस अम्ल के कम हो जाने से देखो यहाँ पर धब्बा धब्बा बन जाता है, धब्बा धब्बा बन जाता है, घाव निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर कहलाता है बच्चों, घाव अल्सर कहलाता है। कहते हैं कि आमाशय की दीवार में होने वाला इस प्रकार का घाव, है ना, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अगर अल्सर का भी पूरा नाम पूछे तो क्या बताना, है ना। अगर आपको बच्चों पूरा पूछा जाए कि इसका पूरा नाम बताओ, इस अल्सर को क्या बोलते हैं, तो इस अल्सर को बच्चों पेप्टिक अल्सर, क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर के नाम से हम इसे जानते हैं, पेप्टिक अल्सर के नाम से इसे जानते हैं, जो हमारे आमाशय में होता है। आगे बच्चों कहते हैं कि वैसे व्यक्ति में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों मेरी सलाह है आप सभी को कि टाइम से आप लोग भोजन कीजिए। क्या आप लोग टाइम से भोजन करते हैं? बताओ हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग एकदम टाइम से भोजन कीजिए, जिससे ऐसी छोटी मोटी बीमारी, ये तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, जो छोटे मोटे भूल से हो जाती है। तो बच्चों इंग्लिश की क्लास नहीं होगी सर, इंग्लिश की क्लास होगी बच्चों, आज मैं बता दूंगा टाइम, कल से इंग्लिश की क्लास के टाइम बता दूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा होता है अल्सर, जो भूख की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ जाए, यस सर। चलो बच्चों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस ना, क्या लिखते हैं, एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लय की तरह हो जाता है। तो बच्चों हम लोग जो भोजन खाते हैं वो लय के जैसा कहाँ बनता है बताओ? हम लोग जो भोजन खाते हैं वो स्टार्ट तो मुख से ही पचना शुरू होता है, लेकिन पच करके गाढ़े लय के जैसा कहाँ हो जाता है? तो ये बच्चों आमाशय में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में होता है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? काइम कहते हैं। भोजन जब लय की तरह बन जाए, भोजन जब पचकर लय की तरह बन जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भोजन बच्चों जब पचकर लय के जैसा बन जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बच्चों काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इन्हें काइम कहते हैं, काइम कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे लिखा गया, ध्यान से सुनना। कहते हैं बच्चों काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। अब भोजन कहां पहुंच गया बताओ? अब भोजन कहां पहुंच गया? अब भोजन बच्चों छोटी आंत में पहुंच गया। स्टार्टिंग कहां से हुआ था बताओ? स्टार्टिंग हुआ था बच्चों मुख गुहा से। भोजन का स्टार्टिंग हुआ था मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद कहां गया भोजन? है ना, स्टार्टिंग हुआ था मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद भोजन कहां गया बताओ? मुख गुहा के बाद भोजन आया ग्रास नली में। कहां आया बच्चों? भोजन आया ग्रास नली में, ग्रास नली में आया। और ग्रास नली के बाद भोजन कहां गया? तो ग्रास नली के बाद भोजन गया बच्चों आमाशय में। कहां गया? आमाशय में। कहां गया? आमाशय में। और आमाशय में भोजन लय के समान हो गया। आमाशय में भोजन क्या हो गया बताओ? लय के समान हो गया। और आमाशय से अब भोजन किस में जाएगा? तो आमाशय से अब भोजन जाएगा प्यारे बच्चों छोटी आंत में। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जल्दी बताओ, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ठीक है,
अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जल्दी बताइए, है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाना, छोटी आंत के बारे में। अब हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो चार चीजें हम पहले बता देते हैं। हमारा जो बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है आहार नाल, डाइजेस्टिंग सिस्टम। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, है ना, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जल्दी बताओ, सबसे बड़ा भाग। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर हम देखें, सबसे बड़ा भाग देखें तो बच्चों वो छोटी आंत होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है तो बच्चों 6 से 8 मीटर की होती है। 6 से 8 मीटर की छोटी आंत होती है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, छोटी आंत के कितने भाग हैं, छोटी आंत के कितने भाग हैं। तो छोटी आंत के अभी आप पढ़ेंगे आगे कि छोटी आंत के 3 भाग हैं। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब आपको बताते हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं बच्चों, 3 भाग हैं। दूसरी बात है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, अधिकांश सबसे अधिक भोजन कहाँ पचता है, तो बच्चों अधिकांश पाचन अगर पूछा जाए तो अधिकांश पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। अधिकांश पाचन बच्चों छोटी आंत में ही होता है, इस चीज को आप याद रखना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो छोटी आंत है वो शाकाहारी जीव में बड़े होते हैं या मांसाहारी जीव में, छोटी आंत बड़े किस में होते हैं, तो बच्चों छोटी आंत देखो मुख्य रूप से पाचन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटी आंत, है ना, छोटी आंत जो है बच्चों वो बड़ा किस में होता है, तो छोटी आंत शाकाहारी जीव में बड़े होते हैं। शाकाहारी जीव में छोटी आंत बड़े होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों हमारा जो कोशिका होता है, ध्यान रखना, हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका में यस, है ना। तो बच्चों ये जो है ना, ये शाकाहारी जीवों में होता है, क्योंकि कोशिका जो हम लोग पत्ती वगैरह खाते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं बच्चों, शाकाहारी जीव हैं वो सभी पेड़ पौधे खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों, पेड़ पौधे खाते हैं। और पेड़ पौधे में क्या होता है बताओ, पेड़ पौधे में एक चीज पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज बच्चों, है ना, सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। तो पेड़ पौधों में ये ना सेल्यूलोज पाया जाता है। और बच्चों सेल्यूलोज का जो पाचन है, सेल्यूलोज का जो पाचन है वो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सेल्यूलोज का पाचन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और ये समय लगने के लिए आंत बहुत बड़ा होना चाहिए। आंत जो है प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ा होना चाहिए। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए आंत बहुत बड़ा होना चाहिए। इसीलिए देखेंगे तो शाकाहारी जीव में, इसीलिए शाकाहारी जीव में सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ पौधे की जो ना, पेड़ पौधे जो होते हैं उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसके जो छाल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। और सेलुलोज का पाचन करने के लिए, सेलुलोज का पाचन करने के लिए बताओ क्या होना चाहिए, बताओ, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। लंबाई क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा किस में होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई ज्यादा किस में होती है, शाकाहारी जीव में या मांसाहारी जीव में, तो क्या बोलोगे, तो कहना गुरुजी मांसाहारी जीव में इसकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। बच्चों मुख्य रूप से भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में। आहार नल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग हैं, छोटी आंत के 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। छोटी आंत से जो भोजन निकल के कहाँ जाता है, अब छोटी आंत से भोजन निकल कर कहाँ जाएगा, तो कहना बच्चों छोटी आंत से भोजन निकल कर जाएगा बड़ी आंत में। मेरी तबीयत खराब है बच्चों, फिर भी मैं अपने आप से बहुत खुश हूं कि मैं इतना अपनों को पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए आजा बच्चों, छोटी आंत को किसने किसने देखा है, जो पेट में सबसे ज्यादा भोटी होता है, जो हमारे पेट में सबसे ज्यादा भोटी होता है ना, भोटी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है जिसमें हमारा भोजन ऐसे ऐसे करके जाता है। हमारे पेट में जो सबसे ज्यादा होता है ये वाला हिस्सा, हमारा भोजन ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके पूरा फैला होता है, पूरा इस तरह से हमारे पेट में ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। किसने देखा, किसी जानवर का देखा आपने, बकरी मारा तो देखा है, बकरी का, मुर्गी का देखा है आपने। यस सर, हमने मुर्गी का देखा है, हमने बकरी का देखा है सर, कि बकरी को मारने के बाद, बकरी को मारने के बाद उसके पेट से सर ऐसा निकलता है, बकरी को मारने के बाद उसके पेट से ऐसा निकलता है। इसी को बोलते हैं छोटी आंत, इसे की बोलते हैं छोटी आंत। तो मेरे बच्चे छोटी आंत से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम सभी लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। आ जाओ छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये छोटी आंत नहीं है, ये वाला छोटी आंत है, ये तो बड़ी आंत हो गया। छोटी आंत ये है ना, ये जो छोटा छोटा यहाँ पर ये वाला छोटी आंत ऐसा होता है, ध्यान देना, छोटी आंत ऐसा एकदम, ये हमारा छोटी आंत है, ये तो बड़ी आंत है, ठीक है, ये हमारा छोटी आंत है बच्चों, ये तो बड़ी आंत हो गया ना, ये तो मोटा वाला है, ये तो हमारा बड़ी आंत है। मोटा वाले को क्या बोलते हैं बताओ,
मोटी वाले को हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि बच्चों छोटी आंत, ध्यान रखना, यहाँ से कहते हैं कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, याद रखना। नेक्स्ट बच्चों, नाम है छोटा, होता बड़ा है। जितने भी डाटा है इसको मन से पढ़ना, एक एक चीज को निकालना बच्चों मन से। चलो पढ़ते हैं। या बेलनाकार होता है, बताओ बच्चों इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। बच्चों पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो कहना छोटी आंत में, छोटी आंत में पूरी होती है। अगला आता है बच्चों कि मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई बच्चों 2.5 सेंटीमीटर होती है। याद हो गया? बताओ कितनी लंबाई होती है? लगभग हम देखें तो 6 मीटर लंबाई होती है। चौड़ाई के बारे में पूछा जाए, है ना, चौड़ाई के बारे में, तो बच्चों चौड़ाई के बारे में 2.5 सेंटीमीटर। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, सब में अलग अलग होता है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का भोजन खाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। देखो आया ना, और आपसे पूछा जाए कि बच्चों किस जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, तो कहना बच्चों कि शाकाहारी जंतुओं में अधिक होती है। नेक्स्ट लिखा गया है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। मांसाहारी, आप लोग सोचते होंगे, हम भी सोचते थे पहले कि बच्चों ज्यादा कठिन तो मांस को पचाना होता है। बताओ कितने लोग सोचते थे इस बात को? हाथ उठाओ जल्दी से कि सर हम भी यही सोचते थे कि ज्यादा जो है, ज्यादा कठिन तो मांस को पचाना होता है। लेकिन यहाँ बुक में कहा गया है कि मांस को पचाना सरल होता है, ज्यादा कठिन होता है शाकाहारी चीजों को पचाना। बच्चों शाकाहारी चीजों को क्या लिखा है ध्यान से देखो, मैं सुनकर तो अचंभित हो गया। इसलिए बच्चों ध्यान देना, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत 3 भागों में, छोटी आंत बच्चों 3 भागों में बटा होता है। पहला बच्चों, पहला जो है सबसे पहला का नाम है बच्चों ग्रहणी। क्या नाम है? ग्रहणी। दूसरा है बच्चों जेनुनम और तथा इलियम, ठीक है। तो बच्चों बताओ छोटी आंत के कितने भाग हैं? छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला बच्चों ग्रहणी। दूसरा भाग बताओ, दूसरा जेनुनम होना चाहिए। दूसरा जेनुनम बच्चों, जेजुनम। और तीसरा बताओ इलियम बच्चों, है ना। तीसरा क्या है? इलियम। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई कि छोटी आंत के कितने भाग हैं? छोटी आंत के कितने भाग हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। बोलो कौन कौन सा? पहला है बच्चों ग्रहणी, दूसरा है जेनुजम और तीसरा है इलियम, है ना। ठीक है, पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेनुजम और तीसरा है इलियम। दिन में 4 क्लास करवाओ सर, ठीक है। पहले 1 क्लास अच्छे से करो मेरे बच्चे, ठीक है। 3 भाग है, तो पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेनुजम और तीसरा इलियम। अब इसके बारे में जानेंगे कि ग्रहणी क्या होता है, जेनुजम क्या होता है, इलियम क्या होता है, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना? यस सर, स्टार्ट करो। थोड़ा एनर्जी आ रहा है, बुखार है बच्चों बहुत अंदर से, छू के देखोगे तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, खतरनाक है, आप बीमार बहुत पड़ रहे हैं आजकल। हो जाएगा ठीक। देखो बच्चों कहते हैं कि ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। सबसे पहला भाग बोलो क्या है बच्चों? ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग, याद कीजिए अमाशय का जो पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि जो ग्रहणी है वो किस आकार का होता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सी आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा, ग्रहणी में लगभग बीचों बीच में एक छिद्र के द्वारा यह नालिका खुलती है। यह नालिका 2 भिन्न भिन्न नालिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है। तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग 2 चीज निकाले। सबसे पहला निकाले कि ग्रहणी जो है छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत का पहला भाग कौन है? ग्रहणी। दूसरा बच्चों ग्रहणी का आकार कैसा होता है? तो सी आकार का होता है। तीसरा बात बच्चों, यह पाइलोरिक से जुड़ा होता है। किससे? यह बच्चों पाइलोरिक से जुड़ा होता है, जो अमाशय का पाइलोरिक भाग था उससे यह जुड़ा होता है। 3 बात याद रखना यहां से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बताओ बढ़ जाए। यस सर, तो 3 चीजें यहां से याद रखनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है अगला। देखो बच्चा जी, छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, यानी सबसे बड़ा भाग बताओ। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग बताओ, इलियम। अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, तो आप कहोगे कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत। और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग बताओ। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है इलियम बच्चों। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। कहते हैं बच्चों इलियम होता है, इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? तो बच्चों छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत के इलियम में
अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है, समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहना मेरे बच्चे, पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी उसको रख लिया जाता है, अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो बच्चों कहना कि छोटी आंत के इलियम में, इलियम में। अब यहां से भोजन निकलकर कहाँ जाएगा बताओ? अब यहां से निकलकर भोजन कहाँ जाएगा? तो मेरे बच्चे अब यहां से निकलकर भोजन जाएगा, हाँ ठीक सोचा आपने, बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। अब यहाँ लिखा गया है, ध्यान देना बच्चों, बड़ी आंत में जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना है लीवर के बारे में। इसके पहले बच्चों अब भोजन जाएगा बड़ी आंत में, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कितने बच्चों को पता है लीवर के बारे में? क्या पता है आपको? लीवर, लीवर बच्चों, लीवर जिसको अंग्रेजी में, है ना, सॉरी अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लीवर के बारे में, किसके बारे में बच्चों? लीवर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा दें? बताओ हाँ या ना। लीवर के बारे में पढ़ा दें? यस सर। लीवर बच्चों ये हमारे शरीर का, जो हमारा शरीर है, इसका सबसे बड़ा, अगर हम देखें शरीर का जो सबसे बड़ा अगर हम देख सकते हैं, तो जो लीवर है बच्चों, लीवर है ना, लीवर बच्चों सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का माना जाता है। सबसे बड़ा अंग क्या है शरीर का? तो बच्चों लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। इसका वजन बताओ कितना होता है? इसका वजन बच्चों कितना होता है? तो 1.5 kg, लगभग 1.5 kg का हमारा लीवर होता है किसी भी इंसान में। यकृत जो होता है वो क्या होता है? 1.5 kg का होता है। आज थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ते हैं। ये लीवर है बच्चों, आप देखे होंगे। और जब हम लोग जाते हैं खस्सी खरीदने के लिए, हम तो है ना, जो बच्चों खस्सी, वो क्या बोलते हैं, बकरी वगैरह खाते हैं, बकरी, तो हम इसे कलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कलेजा, ठीक है, कलेजा वगैरह हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बच्चों क्या लिखा गया है कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर का बच्चों सबसे बड़ी ग्रंथि, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कहना बच्चों यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कहना बच्चों यकृत। क्या कहना बताओ? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ तेजी में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ। यकृत, 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 यकृत। इसका वजन बताओ बच्चों। 1.5 kg होता है, जो उदर के ऊपरी, जो उदर मतलब पेट के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है, जो बच्चों पीत का निर्माण करता है। ना, पीत का निर्माण यकृत करता है। एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि बच्चों पीत का निर्माण कौन करता है? सर जेनुजिम कहाँ होता है? बता देते हैं, ठीक है। पीत का निर्माण कौन करता है? तो बच्चों पीत का निर्माण एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई साहब ये बताओ, हमारा जो पीत होता है, आपने देखा होगा, पीत का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है। पीत जमा कहाँ होता है? पूछा जाए पीत जमा कहाँ होता है, तो कहना बच्चों पित्ताशय में। पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत का निर्माण कौन करता है? यकृत बच्चों। पीत कैसा होता है? तो पीत क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? तो पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीत है ना, अधिक होता है। और बच्चों है ना, क्या होता है? गाढ़ा नीले रंग का होता है। गाढ़ा और नीले रंग का पीत होता है ना, नीले रंग का पीत होता है। आप लोग कभी मछली में देखे होंगे, मछली का पीत देखे होंगे। मम्मी कहती है फोड़ो मत, मम्मी कहती है इसको फोड़ोगे तो मछली खराब बनेगा, मछली खराब बनेगा, पीत को मत फोड़ना, ठीक है ना। तो बच्चा जी आइए पढ़ते हैं। कहते हैं कि पर ये है ना, पर पीत पित्ताशय में जमा होता है। पीत गाढ़ा एवं हरे रंग का होता है। माफ करना बच्चों, मैंने यहाँ नीला बोला था क्या? हरे रंग का होता है। हरे रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत के निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य हैं। पीत के 2 कार्य हैं। पहला काम, पीत आमाशय में, हाँ, पीत आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को, कायम क्या होता है पता है आपको ना? कायम क्या है? कायम बच्चों वो भोजन, पचा हुआ जो लई जैसा भोजन होता है, हम उसे कायम कहते हैं। कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। तो बच्चों जो भोजन होता है, जो अम्लीय कायम होता है, अम्ल कायम होता है, जो हमारा लई के तरह भोजन होता है, उसकी अम्लता को कौन नष्ट करता है? कायम की अम्लता को कौन नष्ट करता है? कायम की अम्लता को कौन नष्ट करता है? उत्तर बताओ। सर पीत। पीत का रंग कैसा होता है? सर हरा। पीत का रंग हरा होता है। पीत कहां से निकलता है? पीत यकृत से निकलता है। जमा कहां होता है? पित्ताशय में होता है। पीत कैसा है? अम्लीय की क्षारीय? पीत क्षारीय होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है बच्चों, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। और दूसरा काम बताते हैं पीत का बच्चों। पीत का पहला काम है कि जो अम्लीय कायम है उसको क्षारीय बनाना, पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि पीत के लवणों की सहायता से
भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण, क्या होता है? पायसीकरण। पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। दूसरा काम है बच्चों कि भोजन का जो वसा होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, जितना भी चिपचिपा चीज है, जितना भी तेलीय चीज है, उसे क्या कहते हैं? तेलीय चीज में क्या होता है, जल्दी बताओ। तेलीय चीज में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जितने भी तेलीय चीज खाते हैं, तेलीय में वसा, तेल बोले तो वसा, वसा इसको तोड़ते हैं बच्चों। वसा युक्त भोजन को तोड़ना है ना, तोड़ना इसका काम है, तोड़ना इसका काम है। तो बताओ बच्चों, पीत के दो काम बताओ। एग्जाम में पूछा जाए कि पीत के दो काम बताइए कौन कौन से हैं। पहला काम बताओ पीत का, है ना। पीत के दो कार्य तो लिखेंगे बच्चों दो, है ना। पीत के दो कार्य, तो पहला कार्य है अम्लीय कायम को, अम्लीय कायम को, अम्लीय कायम को, अम्लीय कायम को जल्दी बताओ क्या बनाना? अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना। ये पहला काम है कि अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना। दूसरा काम बताओ, दूसरा काम बच्चों वसा, है ना। वसा युक्त भोजन को, या फिर वसा, है ना, वसा को, है ना, वसा क्या कहते हैं बच्चों? दूसरा काम क्या है कि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर, भोजन के वसा का विखंडन करना। तो दूसरा लिखेंगे बच्चों भोजन के वसा का विखंडन, भोजन के वसा का विखंडन, भोजन के वसा का विखंडन। तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा पीत के दो कार्य लिखें, तो क्या आप लिख पाओगे? क्या आपको लगता है कि हाँ सर मैं लिख सकता हूं पीत के दो कार्य? बताओ लिख पाओगे हाँ या ना? पीत के दो कार्य, पहला काम अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना, दूसरा भोजन के वसा का विखंडन करना। दो काम होता है। सर सुबह क्लास होगा? हाँ बच्चों, आप लोग सब लोग सपोर्ट करो, आज बहुत ज्यादा कमेंट करो, कल सुबह मैं क्लास लूंगा। कल सुबह पता नहीं मेरा मन कर रहा है क्लास लेने का, कल सुबह क्लास लेंगे बच्चों, बता देंगे आज लास्ट में, मैथ वाली क्लास में बता देंगे, मैथ वाली क्लास में बताएंगे। कल सुबह क्लास होने वाली है बच्चों, कल सुबह क्लास होने वाली है। तो अम्ल कायम को क्षारीय बनाना पहला काम है पीत का, दूसरा है कि भोजन के वसा का विखंडन करना। ये दो काम है। चलो हंस दो एक बार, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बच्चों कल सुबह क्लास होगी, इस बात को सुनकर हंसो एक बार, ठीक है। परमानेंट नहीं पर कल होगी बच्चों। परमानेंट के बारे में मैंने अभी हाँ नहीं बोला है, पर कल क्लास होगी, इसके लिए हमने हाँ बोल दिया है। हाँ मैंने हाँ बोल दिया है कि कल क्लास लूंगा बच्चों मॉर्निंग में। सर पाइसीकरण क्या होता है बच्चों? मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाइसीकरण कहलाता है। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी हम तो बल्ले बल्ले हो गए सर, हम तो बल्ले बल्ले हो गए कि कल आप क्लास लोगे। ठीक है, आ जाओ हीरो, पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ो, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ जाए। चलो बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। अमाशय के ठीक नीचे, ध्यान रखना, कहते हैं बच्चों कि अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के, है ना, ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? अग्न्याशय, अंग्रेजी में पेंक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय बच्चों क्या कहते हैं? अग्न्याशय। फोटो नहीं लगाया इसमें क्या अग्न्याशय का? अग्न्याशय का भी फोटो होना चाहिए। अग्न्याशय होता है, एक तो अमाशय होता है, एक होता है अग्न्याशय। क्या होता है बच्चों? एक अमाशय, एक होता है अग्न्याशय। कहते हैं कि अग्न्याशय में, ध्यान रखना, है ना, अग्न्याशय में अनेक अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, है ना, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लेस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो बच्चों एग्जाम में अगर कई बार पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन नहीं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन इमाइलेज वो कहां से निकलता है? ट्रिप्सिन इमाइलेज जो होता है वो कहां से निकलता है? कहना बच्चों ट्रिप्सिन इमाइलेज जो होता है वो अग्न्याशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है, ठीक है। और अग्न्याशय के बारे में हम लोग जाकर 5वें चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे कहते हैं बच्चों कि इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यहां से बच्चों इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पहले आप लिखकर मत लाइए सर। अच्छा ठीक है जी, नहीं लाएंगे। अरे नहीं लाएंगे, चुप जाओ थोड़ा सा, इतना बेइज्जती करोगे गुरुजी का। तो बताओ बच्चों अग्न्याशय से, अरे बहुत ज्यादा डाटा है और मेरी इतनी क्लास होती है ना बच्चा, भूल जाता हूँ बहुत चीज। अच्छा ठीक कर लो, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मैं दिमाग ठीक करने दो, थोड़ा सा शांत होने दो। बताओ जल्दी से, पहले ये बताओ कि अग्न्याशय से मेन जो अगर पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? इंसुलिन बच्चों, है ना, इंसुलिन हार्मोन,
इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कमेंट बॉक्स में बताना। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो बच्चा जी इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है अग्न्याशय से। अग्न्या है ना, अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन नामक, है ना, अग्न्याशय से, अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है। और बच्चों अगर ये हार्मोन कम निकले तो, अगर ये हार्मोन कम निकले तो क्या होगा, है ना, अगर ये हार्मोन कम निकले तो क्या होगा? सर इस हार्मोन की कमी से, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से अगर ये हार्मोन कम निकले तो कौन सा रोग होता है? तो है ना, तो इस हार्मोन की कमी से एक रोग होता है बच्चों, इसकी कमी से रोग होता है, उसका नाम बताओ कौन सा रोग होता है? रोग होता है बच्चों हमें मधुमेह रोग। क्या होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायबिटीज, है ना, डायबिटीज बोलते हैं, इस रोग को डायबिटीज बोलते हैं। और बच्चों लगभग हर घर में, हर घर में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज रोग आपको मिलेंगे बच्चों, डायबिटीज वाले रोग, मधुमेह रोग हर घर में आपको मिलेंगे। जैसे आपने एक चीज सुना होगा बच्चों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहते हैं गुरुजी आयोडीन की कमी से रोग होता है जिसका नाम है घेंघा रोग। क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी रोग होता है। शाम को आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, शाम को आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम उसे रतौंधी बोलते हैं। विटामिन बी से कमी क्या होता है? विटामिन बी से बच्चों बेड़ी बेड़ी रोग होता है। क्या होता है? बेड़ी बेड़ी रोग होता है, बेड़ी बेड़ी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी बच्चों, हड्डी में, है ना, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी से भी बच्चों हम लोग बोल सकते हैं रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स होता है, रिकेट्स रोग, है ना, रिकेट्स, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स, केट्स रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से बच्चों बाल झरना, बाल झरना बच्चों और बांझपन, बाल झरना और बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन बच्चों विटामिन के की कमी से खून का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से खून का थक्का न बनना, ये सब रोग होता है। तो बच्चों याद कर लेना ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, जल्दी बताओ हाँ या ना। सर क्या बात करते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अब आगे आता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अब कहते हैं बच्चों कि छोटी आंत आहार नाल के अगले अगले वाली बड़ी आंत में खुलती है। तो बच्चों अब हम लोग छोटी आंत पढ़ लिए, तो छोटी आंत के बाद अब क्या पढ़ेंगे? एसटी क्लास क्यों नहीं ले रहे गुरुजी? एसएसटी की क्लास कल क्या ले लें? एसएसटी ले लें क्या? बताओ कल किसकी क्लास होनी चाहिए सुबह? बताओ यूट्यूब पर किसकी क्लास होनी चाहिए सुबह? एसएसटी तो मनीष सर पढ़ाएंगे हम पढ़ा दें क्या? चलो जी, अच्छा ठीक है, लास्ट में हम चर्चा करेंगे कल किसकी क्लास होनी चाहिए। हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे बच्चा जी, लास्ट में चर्चा करेंगे। जल्दी बताओ कि छोटी आंत कहाँ खुलेगा? छोटी आंत कहाँ खुलेगा? मैं पूछूं बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले स्टार्ट हुआ बच्चों मुख गुहा से, मुख गुहा से स्टार्ट हुआ। मुख गुहा के बाद कहाँ गया? गया बच्चों ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ गया? जल्दी बताओ, ग्रास नली के बाद कहाँ गया गुरुजी? ग्रास नली के बाद अमाशय में। कहाँ गया? अमाशय में, अमाशय में। अच्छा अमाशय के बाद कहाँ गया? अमाशय के बाद गया बच्चों छोटी आंत में। कहाँ गया? छोटी आंत में, छोटी आंत में गया। अब छोटी आंत से कहाँ जाएगा? छोटी आंत से अब भोजन जाएगा बड़ी आंत में। हाँ छोटी आंत छोटी आंत से अब भोजन जाएगा बड़ी आंत में, ध्यान देना। छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। छोटी आंत से भोजन एसएसटी, 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 ओ भाई साहब संस्कृत, ठीक है। छोटी आंत से, है ना, छोटी आंत से अब भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बच्चों बड़ी आंत में जाएगा भोजन। तो चलिए अब बड़ी आंत में देखते हैं। और बड़ी आंत वाला भाग देखो, बड़ी आंत वाला भाग छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ी आंत वाला भाग छोटा होता है या बड़ा होता है? तो बड़ी आंत वाला भाग छोटा होता है, बड़ी आंत वाला भाग छोटा होता है। मोटा ऐसा जो पाइप है, मोटा ऐसा जो पाइप है आपके पेट में, उसी को बच्चों बड़ी आंत बोलते हैं। और इसमें अगर बात करते हैं, इसमें बच्चों अपचा भोजन, है ना, भोजन तो मेन रूप से पच गया, वहीं पर पच गया बच्चों छोटी आंत में ही। यहाँ पर मेन बच्चों अपचा भोजन आता है। कहाँ आता है? अपचा भोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों अपचा भोजन, है ना, अपचा भोजन बड़ी आंत में आता है, क्योंकि बड़ी आंत के द्वारा ही वो मल द्वार में जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपचा भोजन बड़ी आंत के कहाँ पर जमा होता है, तो कहना बच्चों बड़ी आंत के रेक्टम में। क्या बोलना? बड़ी आंत के कहाँ जमा होता है? तो कहना बच्चों बड़ी आंत के रेक्टम में, बड़ी आंत के रेक्टम में, रेक्टम, बड़ी आंत के रेक्टम में अपचा भोजन जमा होता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। आओ भाई साहब पढ़ते हैं कि बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है। पहला भाग होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय।
ठीक है, मलाशय या इसी को रेक्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बड़ी आंत के कितने भाग? 2 भाग, पहला कोलन दूसरा रेक्टम। नेक्स्ट आता है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ना, जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को क्या बोलते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को क्या बोलते हैं? तो कहना बच्चों सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? सीकम बोलते हैं। जो नली छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ते हैं हम उसे सीकम बोलते हैं। सीकम। बड़ी आंत के कितने भाग? 2 भाग होते हैं। पहला बताओ। पहला भाग होता है भाई साहब, पहला भाग होता है जिसका नाम है भाई, है ना, पहला भाग है जिसका नाम कहाँ गया? हाँ, पहला भाग है कोलन और दूसरा नाम है मलाशय। दोनों को जोड़ना काम है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट से। कहते हैं सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। बच्चों ध्यान देना, आप देख सकते हो यह आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग यू कि ये है बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बड़ी आंत, और बड़ी आंत में ही एक रचना होती है, ये हमारा मल द्वारा निकलने वाला, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पर एक बच्चों, यहाँ पर एक रचना होती है उंगली जैसी। कैसी होती है बच्चों? उंगली जैसी एक रचना होती है, और ये बच्चों एकदम वेस्ट है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। बच्चों एक उंगली जैसी रचना होती है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है। ध्यान से पढ़ो कि सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। जिसका सिरा क्या होता है? यहाँ पर बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। बच्चों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में वेस्ट ऑर्गेन मतलब किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं बच्चों, हमारे शरीर में कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग। हमारे शरीर में अवशेषी अंग कौन सा है? कम से कम 2011 से लेकर के 2023 तक में ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया होगा कि हमारे शरीर में एकमात्र अवशेषी अंग कौन सा है ना। तो बच्चों ठीक है, अवशेषी अंग कौन सा है? तो अवशेषी अंग है बच्चों जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स है बच्चों, अवशेषी अंग है ना। अपेंडिक्स हमारा अवशेषी अंग है जिसकी रचना उंगली जैसी होती है, किसी काम का नहीं होता। अगर इसको काट के निकाल दिया जाए, इसको काट के अगर डॉक्टर निकाल दे, अगर इसको काट करके भी निकाल दे तो हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सर अगर उंगली काट के निकाल दे तो, अगर अमाशय काट के निकाल दे तो, छोटी आंत काट के निकाल दे तो, बड़ी आंत निकाल दे तो, लीवर निकाल दे तो, पित्ताशय निकाल दे तो, अरे भाई साहब मर जाओगे। क्या निकाल दे तो नहीं मरोगे बताओ? शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो निकाल देने से कुछ नहीं होगा? उसका नाम है अपेंडिक्स बच्चों, किसी काम का नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो वैज्ञानिकों का तो ऐसा भी मानना है कि हमारा ये जो कान है, कान का ये चीज है ना, ये भी किसी काम का नहीं है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। ठीक है, कुछ दिन में ये भी गायब होने वाला है अपने आप। कहते हैं बच्चों ध्यान से सुनना, कहते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, मतलब किसी काम का अपेंडिक्स नहीं होता है। अगला, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, यानी कि वेस्ट है ना, क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल किसी काम का नहीं है। अपचा भोजन इलियम के कोलोन में है ना, में से होता हुआ रेक्टम में पहुंचता है। बच्चों अपचा भोजन इलियम के कोलोन से रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर सदैव रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है। तो बच्चों अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? जल्दी बताओ, अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? तो कहना बच्चों रेक्टम में। कहाँ होता है अपचा भोजन जमा? कहाँ होता है? तो कहना बच्चों रेक्टम में। कहाँ होता है? रेक्टम में। तो क्या आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया? हाँ या ना? क्या आपने पूरा पढ़ लिया? तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो? सर किडनी बच्चों अभी है ना, किडनी अभी नहीं, कभी किडनी अभी नेक्स्ट चैप्टर में। किडनी यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ मतलब किडनी पचाने का काम थोड़ी करता है, पचाने में किडनी का कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए किडनी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। किडनी पढ़ेंगे उत्सर्जन चैप्टर में। बच्चों किडनी कहाँ पढ़ेंगे? जल्दी बताओ, किडनी कहाँ पढ़ेंगे? किडनी है ना, किडनी कहाँ पढ़ेंगे? किडनी को मतलब हम बोलते हैं वृकक। बच्चों ये हम लोग वृकक कहाँ पढ़ने वाले हैं? तो वृकक पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन चैप्टर में। उत्सर्जन चैप्टर में वृकक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ने वाले हैं बताओ? किडनी पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन चैप्टर में। तो बच्चों क्या आप तैयार हो टेस्ट के लिए? हाँ या ना? जल्दी बताओ। आ जाओ, तैयार हो टेस्ट के लिए? यस सर। फिर हम लोग मैथ भी पढ़ने वाले हैं आज भैया, टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। रेडी फॉर टेस्ट? यस 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 यस, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट तेजी में। यस सर यस सर यस सर। इसका नोट्स गुरुजी? अच्छा नोट्स दे देंगे पक्का, गारंटी। चलो ये तो बहुत बुरा बात है, अभी भी 1200 बच्चे लाइव हैं और लाइक की संख्या कम है। रेक्टम कहाँ होता है सर? रेक्टम सबसे लास्ट में बच्चों, जहां से हमारा खाने के बाद निकलता है, लास्ट में जहां से निकलता है वहां रेक्टम होता है। ठीक है
चलो ये तो गलत बात है ना कि गुरुजी के लाइक की संख्या कम है। कोई बोले कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले आपके गुरुजी हैं, बोलो हाँ, तो उसके क्लास में 2000 लाइक नहीं होते। अरे हम करके दिखा दे, फटाफट से लाइक करना बच्चों। यस, आ जाओ टेस्ट लेते हैं सबसे पहले। बच्चों ये बताओ कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? भोजन का पाचन शुरू कहाँ होता है? सर पाचन शुरू होता है मुख गुहा में। पहला आंसर है, पाचन शुरू होता है मुख गुहा में, मुख गुहा में। दूसरा बच्चों, मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है? तो मुख गुहा से जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली कितने भागों में बंटा होता है? ग्रास नली कितने भागों में बंटा होता है? ग्रास नली दो भागों में बंटा होता है। एक होता है बच्चों, एक होता है निगल द्वार। क्या होता है? निगल द्वार भोजन के लिए। और एक होता है बच्चों कंठ द्वार। कहते हैं कि कौन सा ऐसा पट्टी है जो निगल द्वार और कंठ द्वार को अलग करता है? जो निगल द्वार और कंठ द्वार को अलग करने वाली पट्टी का नाम बताओ। कौन सा ऐसा पट्टी है ना? एपीग्लोटिस। सर एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस नाम का, एपीग्लोटिस नाम का पट्टी है, एपीग्लोटिस नाम का पट्टी है जो दोनों को अलग करता है। अब यहां से क्या बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है? क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है? ग्रास नली भी ऐसा होता है बच्चा, ऐसा होता है ग्रास नली। कहीं पर सकड़ा होता है, कहीं पर सकड़ा होता है, तो कहीं पर फैला हुआ होता है ना? तो ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है क्या? नो सर, नो। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है बताओ? ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली के बाद भोजन जाता है अमाशय में। अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। अगला भाग क्या कहलाता है? अगला भाग कार्डी एक कहलाता है। कार्डी एक है ना? अगला भाग कार्डी एक कहलाता है। पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलेरिक है ना? अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलेरिक बच्चों, है ना? पाइलोरिक, पाइलोरिक ना, पाइलोरिक कहलाता है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? बीच वाला भाग क्या कहलाता है सर? फुंडिक कहलाता है। बीच वाला भाग फुंडिक कहलाता है। अमाशय से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं? अमाशय से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं? तो गुरुजी अमाशय से निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। अमाशय से निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। एक मनुष्य में एक दिन में कितने जठर रस का स्राव होता है? एक दिन में लगभग कितना जठर रस निकलता है? गुरुजी एक दिन में लगभग 3 लीटर जठर रस निकलता है। एक दिन में 3 लीटर जठर रस निकलता है। जठर रस में सबसे महत्वपूर्ण जठर रस कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जठर रस कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जठर रस का नाम है, जठर रस का नाम है HCl। HCl, HCl बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सबसे महत्वपूर्ण जठर रस है। कहते हैं बच्चों कि अमाशय की दीवार, अमाशय की जो दीवार होती है उसकी सुरक्षा कौन करता है? अमाशय के दीवार की सुरक्षा कौन करता है? तो म्यूकस बच्चों। कौन करता है? म्यूकस करता है। अच्छा म्यूकस क्या है? म्यूकस, म्यूकस कोशिका से निकलने वाली या म्यूकस ग्रंथि से निकलने वाली जो रस है उसे म्यूकस रस कहते हैं। म्यूकस रस बच्चों, म्यूकस रस। अच्छा ये बताओ, कभी कभी बच्चों क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि HCl ज्यादा निकल जाता है, HCl ज्यादा निकलता है और म्यूकस कम। ऐसा होने से हमारे अमाशय में क्या होता है? ऐसा होने से अमाशय में क्या होता है? सर ऐसा होने से अमाशय में गोल गोल धब्बा धब्बा बन जाता है। ऐसा होने से हमारे अमाशय में गोल गोल धब्बा धब्बा बन जाता है।
ठीक है ना। तो मेरे बच्चे लगभग ये हो गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे सर छोटी आंत के भाग कितने होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं बच्चा जी। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है बच्चों ग्रहणी, पहला भाग होता है ग्रहणी, पहला भाग होता है ग्रहणी। और दूसरा क्या है ना, दूसरा होता है जेनुजम, है ना, जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा क्या होता है, इलियम बच्चों। तीसरा क्या होता है, इलियम, इलियम होता है ना। तीसरा होता है इलियम, इलियम। बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि छोटी आंत का, है ना, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला ग्रहणी, दूसरा जेनुनम, तीसरा इलियम। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, कहना छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इलियम जो है वो छोटी आंत का अधिकांश भाग होता है, इलियम बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, तो भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, तो मुख्य रूप से भोजन बच्चों छोटी आंत में ही पचता है, छोटी आंत के इलियम में। मुख्य रूप से भोजन पचता है छोटी आंत के इलियम में। अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, अंतिम रूप से भोजन का पाचन, तो कहना बच्चों छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है, अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। ठीक है बच्चों, अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। अब ये बताओ कि छोटी आंत के बाद भोजन किस में जाएगा, छोटी आंत के बाद भोजन किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, ठीक है ना, बड़ी आंत में। बच्चों ये बताओ कि आमाशय में जो भोजन लई के तरह बन जाता है उसे क्या कहते हैं, ये है ना, एक क्वेश्चन छूट गया था। आमाशय में जो भोजन लई के तरह बन जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, तो गुरुजी आमाशय में जो भोजन लई के तरह बन जाता है हम उसे कायम कहते हैं। आमाशय में भोजन जो लई के तरह बन जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, तो हम उसे कायम कहते हैं ना, कायम कहते हैं, कायम, है ना, कायम था ना रे, हाँ कायम कहते हैं, हम उसे कायम कहते हैं। बड़ी आंत में कहते हैं बच्चों की छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को क्या बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को क्या बोलते हैं, तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को सीकम बोलते हैं। बड़ी आंत कितने भागों में बटा है, तो बड़ी आंत कितने भागों में है, तो बच्चों बड़ी आंत 2 भागों में बटा है, 2 भागों में। बोलो सबसे पहला भाग क्या है, बड़ी आंत, एक तो बच्चों रेक्टम हो गया, है ना, 2 भाग होता है ना, 2 भाग होता है, जल्दी बताओ। एक तो बच्चों रेक्टम हो जाता है, ध्यान से, एक तो रेक्टम हो जाता है ना। पहला हो ना बड़ी आंत के, है ना, बड़ी आंत के 2 भाग हैं। पहला कोलन बच्चों, पहला क्या होता है, कोलन, है ना, पहला भाग होता है कोलन, क्या होता है, कोलन। और दूसरा भाग होता है रेक्टम बच्चों, रेक्टम, रेक्टम। अगर पूछा जाए अपचा भोजन कहाँ जमा होता है, अपचा भोजन कहाँ जमा होता है, जल्दी बताओ, अपचा भोजन कहाँ जमा होता है, तो कहना बच्चों अपचा भोजन रेक्टम में जमा होता है। कहाँ होता है, रेक्टम में जाकर अपचा भोजन जमा होता है। इसी बीच में हमने आपको लीवर पढ़ाया बच्चों, क्या पढ़ाया, लीवर। अच्छा रुक जाओ, बड़ी आंत में एक चीज और होता है, बड़ी आंत में एक उंगली जैसी संरचना किसकी होती है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में एक उंगली जैसी संरचना किसकी होती है, तो बड़ी आंत में एक उंगली जैसी संरचना किसकी होती है, तो आप कहोगे सर एक उंगली जैसी संरचना किसकी होती है, तो बच्चों अपेंडिक्स की, किसकी होती है, अपेंडिक्स, है ना, एपेन, है ना, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स की होती है, अपेंडिक्स होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, इसे अवशेषी अंग बोलते हैं, अवशेषी अंग बच्चों, अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाए, नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं लीवर के बारे में, लीवर के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। बच्चों इसका वजन कितना होता है, इसका वजन बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका वजन 1.5 kg होता है। बताओ बच्चों की यकृत से क्या निकलता है, तो यकृत से पीत निकलता है। पीत कहाँ जमा होता है, पीत जमा होता है पित्ताशय में, पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत कैसा होता है, तो पीत बच्चों क्षारीय होता है, पीत क्या होता है, क्षारीय होता है, गाढ़ा होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, पीत का रंग हरा होता है। पीत का काम बताइए क्या क्या है, तो सर पीत का काम है कि जो हमारा ज्यादा अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बनाना, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, और दूसरा जो वसा है उसको तोड़ना, भोजन में जो वसा है उसको तोड़ना, भोजन में जो वसा है उसको तोड़ना इसका काम होता है, भोजन में जो वसा है उसको तोड़ना इसका काम होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ाया था आपको अग्न्याशय, क्या पढ़ाया बच्चों, अग्न्याशय। 33 नंबर में हमने आपको अग्न्याशय, अग्न्याशय पढ़ाया। अब जल्दी बताओ कि ये जो अग्न्याशय है बच्चों, ये क्या है, अग्न्याशय, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, गुरुजी अग्न्याशय से हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए, अगर ये कम निकले तो कौन सा रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
मधुमेह रोग होता है, इसका कोई इलाज नहीं है बच्चों, इसका परमानेंटली कोई इलाज नहीं है ना। तो बच्चों मधुमेह जो रोगी होते हैं उसको किसकी सुई लगाते हैं? तो जो भी ना मधुमेह के रोगी होते हैं उसको इंसुलिन की, है ना, इंसुलिन की सुई लगाते हैं, इंसुलिन। पूछा जाए बच्चों आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो कहना आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताओ कैसा रहा क्लास आज का? समझ में आया? बताओ, आ गया समझ में? सर शुगर बोलते हैं इसको, हाँ, चीनी वाला बीमारी शुगर। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताओ आज का क्लास कैसा लगा? मैंने देखा बच्चों भी 1800 भी लाइक नहीं है। मैंने क्या बोला, आज गुरुजी की क्लास में कम से कम 2000 लाइक होने चाहिए, 2000 लाइक होने चाहिए। अभी मैथ पढ़ने वाले भैया मजा आने वाला है आज। सब लोग क्लास को बहुत तेजी में लाइक करो, स्पीड में। कैसा रहा क्लास जल्दी बताओ। और भाई साहब इसका पैनल पीडीएफ कहाँ लोगे आप लोग? इसका पैनल पीडीएफ, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? तो सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई ऐसा बच्चा है जो गुरुजी के 5000 वाले कोर्स में नहीं जुड़ा है? कोई ऐसा बच्चा है बताओ? हाँ, कोई ऐसा बच्चा है? जेनुनम नहीं बताएं गुरुजी। अच्छा जेनुनम रह गया, अच्छा जेनुनम रह गया ना, रुक जाओ रुक जाओ रे, रुक जाओ, फिर बाद में बोलोगे सर जेनुनम नहीं पढ़ाया। तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जेनुनम के बारे में लिखा है बच्चा, जेनुनम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसी आकार का क्षेत्र होता है, नलिका अग्न्याशय पित्ताशय। जेनुनम के बारे में बहुत अच्छा, जेनुनम, जेनुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। देखो बच्चों जेनुनम के बारे में बस ये बोला है कि ये मध्य भाग होता है छोटी आंत का। देखो जेनुनम के बारे में, जेजुनम के बारे में, जेजुनम के बारे में बोला है कि यह बच्चों मध्य भाग है, यह मध्य भाग है, बस ये बोला है, ये मध्य भाग है, बस ये बोला है, आगे कुछ नहीं बोला है, बस ये बोला है कि ये मध्य भाग है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो गुरु जी के 5000 वाले कोर्स में नहीं जुड़ा है? तो भाई साहब देखो, अगर कोई बच्चा, अगर आप पढ़ रहे हो तो गुरु जी के कोर्स में जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, फीस कितना है बताओ? 499 रुपए। सर कैसे ज्वाइन करें आपका कोर्स? कितना दिन का फीस लेते हैं? ये बच्चों लाइफ, मतलब कि पूरा मैट्रिक, फुल मैट्रिक, यानी कि पूरे साल का एग्जाम तक का फीस है। हम कुछ भी लेकर आएंगे, हम आपसे फिर से पैसा नहीं लेंगे। कुछ भी लेकर आए आपसे फिर से पैसा नहीं लेंगे, बस एक बार 499 रुपए। सर कैसे हम जुड़े आपसे? अरे ऐप डाउनलोड करो, हमारा दिशा ऑनलाइन क्लासेस। सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप में कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, कैसे खरीदें सर? जिसको नहीं खरीद सकते कोर्स, वो डायरेक्ट बच्चों ये नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे 7700879453 पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कराओ। सर हम नहीं चलाते, मम्मी के फोन से, भैया के फोन से, दीदी के फोन से, दुकान में जाकर कहीं से भी पेमेंट कराओ और हमें स्क्रीनशॉट भेजो कि गुरुजी के कोर्स में हमें ज्वाइन कर दो भैया। स्क्रीनशॉट देखो, इसमें 6 विषय हैं, 6 विषय पूरा साल। पैसे से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। हाँ बस इतना लेते हैं जिससे हमारा खर्च चल सके, पैसे से आपकी तुलना नहीं कर सकते बच्चों। तो कब मिलेंगे बताओ? कब मिलेंगे बच्चों? अभी मिलेंगे 8:05 में। अभी आज मैथ का क्लास बहुत खतरनाक होने वाला है, सच कहता हूं, आज मैथ का क्लास बहुत खतरनाक होने वाला है। तो मैथ की क्लास में कब मिलेंगे बताओ? मैथ की क्लास आज जो होने वाली है बहुत खतरनाक है, मैं सच कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। आज मैथ की क्लास होने वाली है 8:05 PM में। तो भैया मेरे जाओ नाश्ता करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, हल्का फल्का खा लो। मनीष सर कल आ जाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत हल्का फल्का खा लो, पानी उनी पी लो। मिलते हैं 8:05 में। और बच्चों कॉपी लेके रहना, बहुत मजा आने वाला है, कॉपी लेके बैठना। आज मैथ में अगर नगीना डांस नहीं हुआ ना, बेकार कहता हूँ, आज नगीना डांस होगा बच्चों मैथ में, ठीक है? अच्छा गुरुजी जब क्लास लेते हैं तो कैसा लगता है? बहुत मन खुश होता होगा, हाँ गुरुजी गदगद हो गया मन। और जब क्लास नहीं लेते उदास हो जाते हैं सर। और जिस दिन हम क्लास लेते हैं मेरा भी मन अच्छा हो जाता है। देखो ना, अभी बुखार था, अब देखो कितना हीरो बन गए तुरंत हम। ठीक है, तो बच्चा जी लव यू। ठीक है, मिलते हैं 8:05 में। ठीक है, खूब मन से पढ़ेंगे। सुनो इधर, दुनिया कुछ भी बोले, मेरे ऊपर भरोसा रखना, निभा दूंगा साथ, वादा करता हूँ। सभी को, सब लोग लाइक करना, कमेंट करना आज का क्लास कैसा लगा। हर बच्चा कमेंट करेगा। कमेंट करने में कितना पैसा लगता है बताओ तो? 10,000 या 20,000? कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए सब बच्चा कमेंट्स करना कि आज का क्लास कैसा लगा। मैं बच्चों सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, सब लोग कमेंट करना है। ठीक है, लव यू। अपने दिनों की बात हम ही दोनों जानते हैं, बस लव यू। मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा पानी वानी पी ले बच्चा।